16वीं सदी के शुरू में अंग्रेज आए और अंग्रेज जब 16वीं सदी में आए हिंदुस्तान के अंदर तो सबसे पहले हिंदुस्तान से कारोबारी टर्म्स मजबूत किए, कारोबारी रिश्ते मजबूत किए। 1612 के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों ने गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है सूरत, इसके अंदर पहली कोठी कायम की, अपना पहला अड्डा बनाया 1612 के अंदर। 1612 के बाद 1690 तक धीरे धीरे अंदरूनी तौर पर बगैर शोर किए, बगैर शगफ किए, बगैर किसी चीज का प्रचार किए, अंदर ही अंदर बंबई, कलकत्ता, गुजरात, हैदराबाद, ये अहम और बड़े बड़े कारोबारी सूबे, इनके अंदर अपनी कोठियां कायम कर दी। ये कोठियां रहने वाली कोठियां नहीं थी। इन कोठियों के अंदर अंग्रेजों ने अपने फौजी दस्तों को पालना शुरू किया। फौजी दस्तों को, जब उस वक्त जो मुगलियाई हुकूमत थी, उस वक्त दौर था हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह का, उनकी खिलाफत का दौर था। 1690 के अंदर जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह को पता लगा कि अंग्रेज अब हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने की साजिशें रच रहे हैं, अंदरूने खाना अपनी फौज को मजबूत कर रहे हैं, तो हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने उस वक्त के तमाम सूबों में जहां जितने भी गवर्नर मौजूद थे सबको खत भेजा और ये बात उनसे कही कि जिस सूबे के अंदर भी अंग्रेजों के साथ कारोबारी ताल्लुकात कायम कर दिए गए हैं या कारोबारी मामला चल रहे हैं, उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह का खत पहुंचना था, सारे के सारे गवर्नर मातहत थे, इसलिए सबने हुक्म को बजा लाया, हुक्म के ऊपर अमल किया और फौरन अंग्रेजों से कारोबारी ताल्लुकात को खत्म कर दिया, सारे कारोबारी रिश्तों को तोड़ दिया। रिश्तों का टूटना था अंग्रेजों की सारी कंपनियां, जो कंपनियां अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से खड़ी की थी, सबसे पहले गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर सबका दिवालिया निकल गया, सारी की सारी कंपनियां फेल हो गई, सारी की सारी कोठियां जो उनकी साजिशें थी फाश हो गई। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने अब माफी मांगना शुरू की और उस वक्त में जब अंग्रेज माफी मांगने लगे तो माफी मांगने के बाद सबसे पहले कलकत्ता के अंदर, क्योंकि कलकत्ता भी उस वक्त में सबसे बड़ा सूबा समझा जाता था और कारोबारी बहुत बड़ा सूबा समझा जाता था, बंगाल में उस वक्त हुकूमत थी सुल्तान सिराजुद्दौला की। ये बात है 1690 की, सुल्तान सिराजुद्दौला की। सुल्तान सिराजुद्दौला के जो बाप थे, उन्होंने, जो नाना थे, उन्होंने अंग्रेजों से सुलहनामा लिखवाया इस बात को लेकर कि सिर्फ अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर कारोबार करेंगे, सियासी किसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और जितनी भी फौज हिंदुस्तान के अंदर आ चुकी है अंग्रेजी, इनको वापस कर दिया जाएगा। इस सुलहनामे पर सुलह हुआ और अंग्रेजों ने अपनी सारी की सारी फौज अपने मुल्क वापस भेज दी और सिर्फ कारोबारी ताल्लुकात से दोबारा रिश्ते जुड़ गए। अब अंग्रेजों का दिमाग सिर्फ कारोबार पर था। हिंदुस्तान के अंदर दो बड़े कारोबार उस वक्त थे। हिंदुस्तान के जो मसाले हैं, जिसको हम और आप खानों में इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे ज्यादा मशहूर चीज है, ये बाहर विदेशों में कहीं नहीं होते हैं। इन मसालों को अपने मुल्क भेजना शुरू किया और जो रेशम का कारोबार हिंदुस्तान के अंदर था, सूती कपड़े का, उसको माल अंग्रेजों ने यूरोप भेजना शुरू किया। अपने कारोबारी रिश्ते और मजबूती बनाई। मजबूती बनाने के बाद 1707 के अंदर हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह की वफात हो गई। बस यहां हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह की वफात होनी थी, जितने भी सूबों के गवर्नर थे सब में आपस में फूट पड़ गई। अब किसी एक के मातहत ये लोग नहीं बचे थे। बस इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इसका फायदा उठाने का नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों ने दोबारा अपनी सियासी सरगर्मियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। यानी जो फौज अंग्रेजों ने हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह के हुक्म पर वापस भेजी थी, वो फौज दोबारा धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर आना शुरू हुई। 1707 से लेकर के
और 1757 तक अंग्रेज अब इतना मजबूत हो चुका था कि हिंदुस्तान से जंग कर सके। यहां से आजादी की असली तारीख शुरू होती है, जंग की असली तारीख, ये छुपाया जाता है। असली तारीख यहां से शुरू होती है 1760 से लेकर के, यानी हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की वफात से लेकर के 1757 तक, इतने लंबे दौर में अंग्रेजों ने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया, हर एतबार से, सियासी एतबार से भी और कारोबार करके माली एतबार से भी। सबसे पहली जंग हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों से बंगाल के अंदर हुई। उस वक्त बंगाल के गवर्नर सुल्तान सिराजुद्दौला थे, सुल्तान सिराजुद्दौला। 1757 में यह जंग हुई बंगाल के प्लासी मैदान के अंदर। मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, अंग्रेजों की तादाद कम थी। जीतना मुसलमानों का था, लेकिन फिर भी मुसलमानों की शिकस्त हुई, हिंदुस्तानियों की शिकस्त हुई। हिंदुस्तानियों की शिकस्त इसलिए हुई कि हर दौर में मुसलमानों के अंदर मुस्लिम गद्दार बाकी रहे, हर दौर के अंदर। उस वक्त भी मीर जाफर नामी शख्स, जो सुल्तान सिराजुद्दौला का वजीर था, सबसे बड़ा मशवरा देने वाला था, उसने अंदरूने खाना अंग्रेजों से सुलह की कि हाँ, मैं किसी तरह सुल्तान सिराजुद्दौला को शिकस्त दिलवाऊंगा। और उसका नतीजा भी यही हुआ कि एक छोटी सी फौज के आगे हिंदुस्तानियों की बड़ी फौज हार गई। सुल्तान सिराजुद्दौला को गिरफ्तार किया गया और फिर उनको सजाए मौत सुना दी गई। 1757 में पहली ये जंग शुरू हुई। सुल्तान सिराजुद्दौला की वफात के बाद बंगाल के अंदर जो हुकूमत दी गई वो मीर जाफर को दी गई, जिसने गद्दारी की थी। 3 साल उसको उसका गवर्नर बनाया गया बंगाल का। 3 साल के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा करके मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसको हुकूमत दी। अब मीर कासिम ये सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी था, इसने वतन से गद्दारी नहीं सीखी थी। अंग्रेजों का मकसद यह था कि किसी भी तरीके से मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह गद्दारी करे, लेकिन मीर कासिम ने साफ कह दिया कि मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगा। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को दोबारा गवर्नरी सौंप दी। जब मीर जाफर को गवर्नरी सौंप दी गई तो अब मीर जाफर को गवर्नरी मिलने के बाद मीर कासिम से वहां के अंग्रेजों का मुकाबला हुआ। दूसरी जंग वजूद में आई। दूसरी जंग वजूद में आई तो उसका नतीजा भी यही हुआ कि वहां भी मुसलमानों को शिकस्त हुई। वहां नजफ खान नामी शख्स ने गद्दारी की हिंदुस्तानियों से। ये मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं, मामूली सी चीजें बता रहा हूं, मोटी मोटी चीजें, वरना कहानी इतनी लंबी है, मैं समझता हूं पूरी साल में नहीं निपट पाएगी। मीर कासिम को शिकस्त हुई। मीर कासिम को शिकस्त ये 1664 के अंदर हुई, 1764 के अंदर हुई। 1764 के बाद जब बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया, ये बहुत बड़ा सूबा था बंगाल, अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया। अब बंगाल फतेह करने के बाद अंग्रेजों की निगाह थी हिंदुस्तान के और सबसे बड़े सूबे मैसूर के अंदर, मैसूर के ऊपर, जो मैसूर उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसके ऊपर हुकूमत थी हजरत टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की। उसके ऊपर उन्होंने निगाह दौड़ाई और वहां अपनी फौज पहुंचाई। सबसे पहली जंग 1780 के अंदर मैसूर की जंग हुई। मैसूर की जंग में हैदर अली की मातहती में ये जंग हुई। अंग्रेजों की तरफ से फौज कम थी और मुसलमानों की तरफ, हिंदुस्तानियों की तरफ से फौज ज्यादा थी, लेकिन वहां इतना सख्त मुकाबला हुआ कि नतीजा सामने नहीं आया। बिला आखिर सुलह करनी पड़ी। सुलह इस बात पर हुई कि अंग्रेज यहां पर दखल अंदाजी नहीं करेंगे और सिर्फ अपने तिजारती काम को अपने अमल अंजाम देंगे। वक्त गुजरा। वक्त गुजरने के बाद हैदर अली की वफात हो गई। हैदर अली की जगह पर उनके साहबजादे हजरत टीपू सुल्तान को बिठा दिया गया। हजरत टीपू सुल्तान को बिठाना था। फिर 1790 के अंदर दूसरी जंग वजूद में आई। 1790 के अंदर दूसरी जंग वजूद में आई। इस दूसरी जंग में भी जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों की तादाद और अंग्रेजों की तादाद बराबर की थी, तादाद दोनों तरफ बराबर थी। जंग शुरू हुई, बहुत सख्त मामला हुआ, बहुत सख्त जंग हुई। इसमें भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। बिला आखिर सुलह करके मामले को निपटाना पड़ा। जब सुलह हो गई
तो अब सुलह के बाद कुछ वक्त और गुजरा, अंग्रेजों ने अंदरूनी खाना अपनी साजिशों को और रचना शुरू किया। फिर 1799 के अंदर ये तीसरी जंग मैसूर के अंदर वजूद में आई और इसमें हिंदुस्तानियों को शिकस्त मिली। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की गवर्नरी में, सदारत में ये जंग वजूद में आई और इस जंग में मुसलमानों को शिकस्त खानी पड़ी। शिकस्त का नतीजा वही था कि एक मुसलमान की गद्दारी। यहां भी मीर सादिक नामी शख्स ने, जो हजरत टीपू सुल्तान का वजीर था, उसने गद्दारी की और उस गद्दारी के नतीजे में यह हुआ कि हजरत टीपू सुल्तान की फौज को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये 1799 वो तारीख है, इस तारीख को भी आप याद रखना। 1799 वो तारीख है कि जब इस 1799 की सुबह होती है और मैदान जंग सजा दिया जाता है। एक तरफ हिंदुस्तानियों की फौज और दूसरी तरफ अंग्रेजों की फौज खड़ी होती है। तो सबसे पहले हजरत टीपू सुल्तान ने नमाज फज्र अदा की मस्जिद आला के अंदर। नमाज फज्र अदा करने के बाद जब फारिग हुए तो जो उनका हमनशी था, जो उनका साथी था, जो उनका सबसे बेहतर मशवरा देने वाला शख्स था, उसने फिर कहा इस बात को टीपू सुल्तान से कि हुजूर आप अंग्रेजों के सुलहनामे पर दस्तखत कर दीजिए। सुलहनामे के अंदर जो बातें लिखी थी वो सारी बातें ये थी कि आप गुलामियत को कबूल कर लें। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज को कबूल नहीं किया। उन्होंने साफ कह दिया, यहां पर उन्होंने जो जुमला हम सुनते हैं वो बोला था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यहां उन्होंने ये अल्फाज बोले थे जब उनके एक मशवरा देने वाले मुशीर ने ये बात कही थी कि अंग्रेजों के सुलहनामे पर आप दस्तखत कर दें, ये आपकी जान बख्श देंगे, आपके बच्चों को यतीम होने से बचा लेंगे। उस वक्त हजरत टीपू सुल्तान ने यह बात कही थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू मरना पसंद करेगा लेकिन अंग्रेजों की गुलामियत को पसंद नहीं करेगा। शाम होते होते कई गोलियां और कई बर्छे हजरत टीपू सुल्तान के जिस्म में पेवस्त हो चुके थे और आखिर में बिल्कुल ऐन मगरिब के वक्त एक किसी अंग्रेजी सिपाही ने हजरत टीपू सुल्तान जिस्म ताकत देने लगी। जब जख्म ज्यादा बढ़ गया और जिस्म ढलने लगा तो कनपट्टी पर गोली रख करके चलाई जिससे वो गिर पड़े। जब वो नीचे गिरे और रूह जिस्म से निकल गई तो उस वक्त एक अंग्रेज ने उनकी लाश के ऊपर लाश के पास खड़े होकर के ये बात कही थी कि अब हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने से हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1799 और 3 मई ये वो दिन था जहां अंग्रेज पूरी तरह मजबूत हो चुके थे और इस बात का ऐलान कर चुके थे कि अब हिंदुस्तान के ऊपर हमारा कब्जा हो ही जाएगा, कोई ताकत हमें कब्जा करने से रोक नहीं सकती। 1799 से लेकर के 1857 तक अब वो सूबे बचे थे जिनको फतेह करना, जिनको शिकस्त देना अंग्रेजों के बाएं हाथ का खेल था। अंग्रेज धीरे धीरे इस पूरे अरसे में आगे बढ़ते गए और फिर 1857 की तारीख 5 मई वो दिन था कि अंग्रेजों ने लाल किले की फसील के ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया और ये ऐलान कर दिया कि आज से हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी साइड से आता हो, सब के सब गुलाम। जो गुलामियत को कबूल करेगा वो बचता रहेगा और जो गुलामियत का इनकार करेगा उसको सूली पर चढ़ा दिया जाए।